अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों की, 12 घंटों की नहीं लेकिन चंद घंटों की खबरों के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वीलॉग के अंदर बाकी खबरें शामिल नहीं है, बल्कि मेरी पहली मुलाकात सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के साथ मेरी आज पहली मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या डिटेल्स आई हैं सामने, मेरा उनका इंटरेक्शन जो है वो क्या रहा, किस तरह रहा, इसकी सारी तफसीलात जो है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज का दिन जो है वो सीएम केपी सुहेल आफरीदी लाहौर में मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ उन्होंने ग्रुप्स के अंदर जो है वो लोगों से मुलाकातें की हैं। हमें पहले जो है वो दोपहर को 1 बजे बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद मुझे खासतौर पे पैगाम आया कि जी आप सुबह 10 बजे जो है वो तशरीफ ले आए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे मामले को जो हैंडल कर रहे थे उन्होंने माशाल्लाह लोकेशन ही गलत भेज दी। तो हम जो है वो मुलाकात डिफेंस के घर में होनी थी, हमें माशाल्लाह बरकी रोड की एक किसी फार्म हाउस की लोकेशन जो है वो भेज दी गई। वहां पे हम पहुंचे तो ना बंदा ना बंदे की जात। मैंने जब दोबारा फोन किया तो उन्होंने कहा जी सॉरी, हमने आपको गलत लोकेशन भेज दी। और मुझे नहीं, मेरे अलावा कई साथियों को गलत लोकेशन भेज दी गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपने डिफेंस आना है। शदीद धुंध, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही थी, तो खैर फिर ऑल द वे जो है वो हम डिफेंस आए। वहां पे जब मैं पहुंचा तो सीएम केपी जिस घर में ये मुलाकातें कर रहे थे उसके बिल्कुल सामने थाना था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जगह चूज किया आपने, बिल्कुल थाना के सामने ही जो है वो सीएम केपी जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। बाहर उनके घर के बाहर जो है वो पंजाब पुलिस के दस्ते वहां पे मौजूद थे जो सिक्योरिटी देने के लिए जो है वहां पे आए हुए थे। खैर मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो कई कारकुन जो है वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, तो वो उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो हम घर के अंदर चले गए। वहां पे मुझसे पहले जो है वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे। हबीब अकरम साहब वहां पे मौजूद थे, राय साकिब साहब वहां पे मौजूद थे, अजमल जामी साहब वहां पे मौजूद थे, आरिफ हमीद भट्टी वहां पे मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब वो भी आ गए और इस तरह मुख्तलिफ साफियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। बहरहाल उसके बाद तकरीबन कोई हमें 10-15 मिनट मेरे ख्याल में शायद इंतजार करना पड़ा। उसके बाद सीएम केपी जो है वो तशरीफ लाए और उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया। मेरी और उनकी गुफ्तगू हमारी नशिस्त जो है जिस तरह आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे बिल्कुल साथ साथ थी। तो हमने इस इंटरेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड भी किया है। अब इस इंटरेक्शन में मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। उस इंटरेक्शन में क्या गुफ्तगू हुई है आप पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं इस पे एनालिटिकल गुफ्तगू जो है वो मैं उसके बाद करूंगा। सुनिए मुख्तलिफ सवालों के क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। गंडापुर साहब की आपसे पहले जब वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी गलबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह मौजूद हो। तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने इस्लामाबाद की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई है कि आपकी जो फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात उनसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। इमरान खान से क्या मतलब? इमरान खान साहब से जब मिलूंगा तो क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जब भी मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो उसका रोब इतना ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं जरूर रखूंगा। सियासत के मसाइल? सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सीएम साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन नहीं करने की इजाजत देंगे, लेकिन ऑपरेशन दिया में कहा जा रहा है कि हो रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार इमरान खान साहब की भी हिदायत जाती है ऑपरेशन रुकवाएं, तो आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी? देखें, हमने जिरगा किया, अमन जिरगा, उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हमारे जो हर मकतबा फिक्र के लोग थे हमने उनको मदऊ किया, एक छत तले सबको बिठाया। 15 नुकाती एजेंडा में ये भी था कि कोलेटरल डैमेज हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये तमाम सियासी पार्टियां, तमाम कुव्वतें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उस पर एग्री हुए। मिलिट्री ऑपरेशन तो सिर्फ पहले ये हमारा मौकफ था, अभी पूरे केपीके की जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनका मौकफ है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कर रहे हैं तो ये अपनी बिना पर कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। के हवाले से खबरें भी आ रही कि वहाँ लोग कंपनसेशन तक नहीं, देखिए कंपनसेशन जो ऑलरेडी जो हमारे इन्होंने वादा किया था, हमारे एक बका खेल के लोग हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पे करना है लेकिन वो पे नहीं कर रही, हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं और तकरीबन 7.5 अरब रुपए हम इजाफी पे कर चुके हैं बका खेल के जो हमारे मुतासिरीन हैं। इस तरह जो IBOs बाजावड़ में हुए वहां से लोग निकले क्योंकि वो ड्रोन अटैक से डरते हैं कि मतलब हमारी
हमारा कोलेटरल डैमेज ना हो तो ये फेडरल गवर्नमेंट उनको पे नहीं करती. मतलब ऑपरेशन भी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी ये कर रहे हैं, लोग भी हमारे तबाह हो रहे हैं, पैसे सूबाई हुकूमत दे रही है, ये हमें पैसे भी नहीं दे रहे इस तरह. तो फिर जो है अगर आप उनको पैसे देंगे तो ये जरूरी है कि आप जो सूबाई काबीना है उससे पास करेंगे. आफरी साहब, तो इस सारे वो उस बिना पर हुआ. इस सारे मामले में जो रूट कॉज है, जिसके ऊपर DGISPR ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहां पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुशमनाही के साथ, और जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असले की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं कि वहां पे ऑपरेशन किया जाए. बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहे कि जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो बैठ के एक्शन लेते हैं, ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे. आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए. ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयां शुरू की है. बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है. उसमें जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते. बहरहाल मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वहां पर घूमती हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहां पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया है. मतलब 1947 से लेकर 2047 तक ये हमारे लिए कबायली अजला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था. अभी वहां पर जो है आप मतलब वो हमारा टैक्स फ्री जोन है. फाटा भी था और पाटा भी था. हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है. अभी जो 10 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था हमारा, तो उसमें भी जो है इनको कहा गया था कि मतलब आप लोग ये सब कुछ करें. 100 बिलियन का वादा भी किया गया था, लेकिन उसमें जो है 700 अरब रुपए में अभी तक 168 अरब रुपए मिले. 532 अरब रुपए हमारा बकाया है वफाक, वो कंपनसेशन जो सरताज अजीज रिपोर्ट में दिया था. अभी वहां पर जो ये सब कुछ हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया, ये 2 महीनों से हो रहा है. ये कब मर्ज हुआ? कबायली अजला 2018 में. ठीक है, 2018 तक वहां कौन था, किसके अंडर था? ठीक, तो सालों से होता है. तो सीएम अब आप क्या मैं इस चीज को जड़ से मैं तो पहले जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको क्लियर करना चाह रहा हूं, फिर मैं आता हूं कि हमें क्या करना चाहिए. सालों से होता आ रहा है. ये जो फसलें वहां पर उगती हैं, इनकी सरपरस्ती में इनकी जेरी निगरानी उगती है. 2018 के बाद भी, 2018 से पहले भी. जो बॉर्डर है वो मेरे साथ नहीं है, ये जो है अस्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है. वहां से जो स्मगलिंग होती है, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे असली की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे XYZ जिसकी भी हो, वो इनकी निगरानी में होती है. मतलब वो निगरानी टाइट करे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसमें जो है कोई मुलविस है. इन्होंने ये इल्जाम लगाया, मैंने ये कहा कि जिस अफसर की बॉर्डर्स पे ड्यूटी रही है उनके असासे जाहिर कर, ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी में. आप में से शायद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट पीते होंगे. इंपोर्टेड सिगरेट बैन है, आपको हर दुकान में मिल जाएगी. ये कहां से आ रही है? दुकानों पर छापे क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब ये इलीगल है ना. हमारा अपना जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है क्या, तो आपने बात है ना, लॉ एंड ऑर्डर यार लाहौर में भी मिल रही है. वो आप अपने सूबे की बात करें ना. नहीं, मैं आपको आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन है तो वो आप समझ रहे नहीं है. मैं कह रहा हूं कि मतलब बॉर्डर से अगर इंपोर्टेड सिगरेट आ रही है तो ये सुहेल अफरीदी लेकर नहीं आ रहा, ठीक, ये कोई और लेकर आ रहा है. आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं. ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है, इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया था, इंक्लूडिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ियां. नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं ये फेडरल हुकूमत की वजह के लॉ के अंडर हमें इजाजत मिली है. इस तरह नहीं है कि मतलब हम जाए. कितनी देर तक? अच्छा, 2047 तक. तो 2047 तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, नॉन कस्टम जरूरी तो नहीं है. मैं आपको बात बताता हूँ. नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती. ठीक है, चमन से आती है. चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कितना रास्ता है? ठीक है, कौन वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं? वहां पर आ रहे, आप वहां तक नहीं रोक रहे. ठीक है, वो जो है वो एरिया, उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर जो है हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, तो वहां पर तो अलाउड है, वहां तो चलती है. लेकिन अटक के पुल के ऊपर रुकी जाती है ना. पंजाब में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं. ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए. लेकिन आप, मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 से तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा. आप 4758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है,
आप वो दे दें और ये बंद हो जाएगा. वो दें, मेरे आपको पता कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना. एक स्पेसिफिक लोकेशन बार बार शेयर की गई जब आप लाहौर आ रहे थे, वादी तीरा में चर्च मेले की लोकेशन जो है वो वीडियोस बराबर आपने वो शेयर की थी, वो भी चल रहा है. आपने कहा कि मैंने एक्शन लिया गया उसके ऊपर, या वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो एक वीडियो की बार बार शेयर की गई, देखें जी इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है. भाईजान वहां पर मैंने तो आपको कहा कि हम ज़फ़रान लगाने वाले थे पूरी तिरा में, लेकिन इन लोगों ने जो है उस फार्मूले को फ्लॉप कर दिया, वहां कौम को उठाया और जो है वो चीज रफा दफा कर दी. ये जो है लोगों ने उगाई है वहां पर. मेरी बात सुने, ये 2 महीने से नहीं हो रहा, ये 100 सालों से ज्यादा से होता आ रहा है वहां पर. सीएम साहब, ये जो ऑपरेशन टीटीपी और दीगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी इस हवाले से मल्टीपल मीटिंग्स कोर कमांडर्स हुई और आपने ये बात उनके सामने रखी, उनका फीडबैक या जवाब क्या? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी जब वो मुबारकबाद के लिए आए थे, तो उसमें इस हवाले से कोई बात नहीं हुई. जो FC पर हमारे जवान शहीद हुए थे, चेक पोस्ट पर खुदकश हुआ था, तो वहां पर इनफॉर्मल सी मुलाकात में हमारी डिस्कशन इस पर हुई थी और मेरा यही मौकफ था. वो अगर आपको दावत दे तो आपको जाने में एतराज तो कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट CM तो गए थे, आपको तो कोई एतराज नहीं. किधर? उनके पास जाना. वो मेरे पास आएंगे, मैं क्यों उनके पास जाऊँ? अच्छा, आप उनके पास नहीं जाएंगे? नहीं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, वो आएगा. ठीक, वो आपके पास. अच्छा दीदी साहब, एक जो प्रॉब्लम ग्राउंड पे तरीके से आप इस वक्त है स्ट्रीट मूवमेंट की बातें कर रहे हैं, जिस तरह PDM बनी तो मुखालिफ ख्याल जमातें भी इकट्ठी हुई. एक मिसाल उसकी मौलाना फजलुर रहमान है. खान साहब का बार बार पैगाम सुनते रहे जी, खासकर CM जो पीछे गंडापुर साहब थे, वो अपने हल्के की पॉलिटिक्स से निकले और नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आए, जिसका मकसद ये था कि मौलाना साहब के साथ अलायंस बनाया जाए. आपने जगह के लिए उनको फोन किया या बाकी आपका उनसे रब्ता हुआ? मौलाना साहब हूँ या बाकी जो अपोजिशन जो आपके हम ख्याल नहीं है, जिस तरह जगदई साहब हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, तरीके साहब उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही, हालांकि उनके भी गवर्नमेंट के साथ वो नहीं बैठे हुए. तो क्या ये तरीके साहब की नाकामी है? जिस तरह PDM आपके खिलाफ इकट्ठी होकर आपकी गवर्नमेंट गिराने में कामयाब हुई, आप उस तरह का पॉलिटिकल अलायंस अभी तक नहीं बना पाए जिसमें समझा जाए कि पूरी ऑपोजिशन है, क्रॉस द बॉर्डर बिला है. देखिए, हमारी गवर्नमेंट इन्होंने नहीं गिराई थी और ना ये गिरा सकते थे. जिन्होंने गिराई वो पूरी दुनिया जानती है. दूसरी बात के जो कानूनी तौर पर हुकूमत हो उसको गिराया जाता है, ये तो कानूनी है ही नहीं, इलीगल गवर्नमेंट है. इसको मौलाना साहब के वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ राब्ते में है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई पेशरफ्त होगी उसमें इंशाल्लाह. तो आपकी जमात के ऊपर एक और इल्जाम जो लगता है, जो आपके मुखालिफिन लगाते हैं, वो है कि आपका TTP के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर है. सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करते हैं? 100% करते हैं. तो लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई भी मामला हल करना है तो मुज़ाकरात इनसे होने चाहिए, इनके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए. क्या ऐसा ही? देखें, ऑपरेशन के कई अकसाम होते हैं. ठीक. जो मिलिट्री ऑपरेशन ये अनाउंस करते हैं वहां पर इमरजेंसी लग जाती है, फिर ये इंसान और जानवर में फर्क नहीं करते. वहां पर जो बंदा रास्ते में आता है वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, क्योंकि वो बदले की आग में फिर जो है हुकूमत को भी निशाना बनाता है और इनको भी निशाना बनाता है. ये मिलिट्री ऑपरेशन में ड्रोन्स करते हैं. ड्रोन ये नहीं देखता कि नीचे जो है कौन है, साथ में कौन है, और वहां पर अभी 21 बंदे, मासूम बंदे एक ड्रोन में शहीद हो जाते हैं, लेकिन इनसे ऑफिशियली जो है वो माजरत भी नहीं हो पाती कि हमारी कौम से करें कि गलती हो गई, माफी मांगे. तो फिर लोग और गुस्सा हो जाते हैं, फिर दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है. इसके लिए जो है प्लान हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमें बिठाएं, ताकि मुश्तरका एक प्लान हो. फिर आप पर उंगली नहीं उठेगी, हम सब पर उठेगी कि आप सब ने जो है मुश्तरका प्लान बनाया था, हमारा तो इसमें काम नहीं था. बहरहाल वो जब हम बैठेंगे तो बाकी चीजें वो वहां पर मीडिया पर नहीं बता सकते या जो है खुले नहीं बता सकते, लेकिन एक प्लान बन सकता है इनको खत्म करने के लिए. लेकिन ये सीरियस ही नहीं है. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने में लगे हुए. इनका मकसद दहशतगर्दी खत्म नहीं है. TTP का एक मौकफ ये है, TTP का एक मौकफ ये है कि जी हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नहीं मानते और यहाँ पे शरीयत का लॉ जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवा के रहेंगे. देखिए, खान साहब, इमरान खान ने कभी TTP की बात नहीं की. उनकी आप सारे बयान देख लें, जेल में मेरे सामने जो उन्होंने दिए, 3 फरीक कहते हैं इसमें. कहते हैं अफगान हुकूमत से बात करो, जो सूबाई हुकूमत है वो इस पे इन्वॉल्व हो, विफाक उसके साथ इन्वॉल्व हो, और जो कबायली हमारे माहिदीन है वो इन्वॉल्व हो. वो इनके दरमियान मुकालमे की बात करती है. TTP के साथ मुकालमे की बात कब की है खान साहब? मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था. वो ये था कि TTP का ये कहना है, आप इनमें से किसी एक शर्त के ऊपर भी उनको स्पेस देने के लिए तैयार तो नहीं हो? क्या आपकी पोजीशन ये है? देखें,
TTP के अलावा जिसने सारी उम्र जो है बंदूक भी ना उठाया हो, वो मेरे मुल्क का इन नहीं मानेगा, वो अगर हमारे मुल्क का झंडे की बेहुरमती करेगा, अगर वो मेरी कौमी तराने की बेहुरमती करेगा, उससे मैं कोई बात नहीं करूंगा। ठीक। अगर आप कहेंगे कि हम सड़कों पे निकल के इमरान को रिहा करा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, अनटिल अनलेस आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होते। तो क्या इस पे भी कोई ये आप सवाल कर रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं? नहीं, आप देखें ना, मंसूर साहब के सामने बैठ के मुझे लगता है मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं तो एक सहाफी के तौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या ये PTI तय कर चुकी है कि सिर्फ उससे टकराने ही है या कोई रास्ता दरमियान का भी निकालने? देखें, आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहमत भी नहीं छोड़नी, और मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। और जब हम जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो अपने लोगों से तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर के लेवल बराबर हो, हाथ ऊपर नीचे ना, उस पर करेंगे और साहिब इख्तियार के साथ। सेम से ये बताएं, थर्सडे को अब 2 थर्सडे आप नहीं गए अडियाला, तो अब मायूस हो गए हैं कि आपके नहीं होती मुलाकात को नहीं जाना, या आप कुछ और ऑल्टरनेट प्लान? और ये समीना के सवाल के साथ मेरा भी ऐड कर लें कि जो आप नहीं जा रहे, इस पे कुछ ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे। लेकिन लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज था और अडियाला के बाहर, तो एक शर्त शायद ये रखी गई थी कि आप ना आए वहां पर, तो आप नहीं आए। नहीं, ऐसी किसी ने ऐसी मजाक किया होगा। इस दफा ये 2 दफा जो है पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया, इसलिए नहीं गया। और पिछला जो हफ्ता था वो भी मैं इधर ही आ रहा था लाहौर, लेकिन यहाँ की तंजीम ने कहा कि हम रेडी नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीक आ जाए, तो इसलिए इस वीक आ गया। और वहां पर पंजाब में है ना अडियाला, तो CM पंजाब से आपने राब्ता किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने मिलना है? वो बीइंग CM, आप भी एक CM है, तो आप दोनों के दरमियान एक वो बात तो हो सकती है इस पे? नहीं, मैंने साहिबा से आपकी अब तक कभी बात हुई है किसी मौजू पे? कोई आप जब जैसे इकट्ठे हुए उसमें एक मीटिंग हो चुकी है? नहीं, वो जो NFC उसमें वो वीडियो लिंक पे थी। नहीं, अच्छा, NFC में वो गलत कोट हुआ था। NFC में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसमें वज़ीर आला नहीं होता। चूंकि मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और मुराद अली शाह भी खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से नहीं वैसे राब्ता कोई उनसे बात नहीं, राब्ता कुछ भी। आप जब यहाँ आ रहे थे तो आपने ऑफिशियली उन्हें आगाह किया? हाँ, ऑफिशियली भी आगाह किया था मैंने। अडियाला जेल के लिए भी ऑफिशियली क्या रिस्पॉन्स था उनका? नहीं किया, उसका जवाब नहीं आया, नहीं किया। आपने खत लिखा, उसका जवाब नहीं दिया? हाँ, मैं कोट लखपत जेल भी जाना चाह रहा था, अपने जो हमारे वहाँ पर लीडरशिप है, असीरान है, उनसे मिलने के लिए, और उनका भी बाकायदा मैंने कहा था, लेकिन उसकी इजाजत भी नहीं दी। तो जब कैंट में आपको रोका गया तो आपने उन्हें बताया कि मैं CM हूँ? नहीं, कैंट में मुझे नहीं रोका गया। जब आप वो सरफराज उमर चीमा से मिलने नहीं, मैं गया ही नहीं वहाँ पर। मुझे ये बताया उन्होंने कि उन्होंने कहा इजाजत नहीं, हम इजाजत नहीं है। नहीं, वो आपको इजाजत नहीं? हाँ, मैंने इनको कहा कि आप रिटर्न में भेजें वरना मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी नहीं भेजा। बहरहाल ये इम्पैक्ट हम खत्म नहीं कर रहे थे इस इवेंट का, तो इस वजह से जो है हमने वहाँ रेजिस्ट नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए एक पैगाम दिया कि आप आए हैं लाहौर, आपने घुमा फिरा है, विजिट किया है, कैसा लगा लाहौर आपको? आप उनकी वो कहते हैं कि जी आप देखें हमने कितनी तरक्की की है यहाँ पे, हमने लाहौर को क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो बतौर CM KP कुछ चीजें यहाँ से देख के जा रहे हैं कि हाँ ये पेशावर में या दीगर शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो? अच्छा, यहाँ पर 3 इश्यूज थे। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन इस दफा मैंने इसलिए नहीं देखा कि सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। अच्छा, दूसरी बात कि जो ग्रीनरी मैं देखना चाह रहा था वहां पर जो एक तस्वीर लगी होती थी और एक ही चेहरा उस पर होता था। हाँ, दूसरा था नहीं, और मेरे ख्याल में ये आवाम का पैसा है मुसलसल जो है वो तस्वीरें। अच्छा नहीं, वो तो नेचुरल है। दूसरी बात यह है कि ये हकीकत है कि लाहौर डेवलप्ड है, लेकिन रोडों से कौमी नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। दूसरा, बेहतरीन बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सियासी बत्ती बुझ गई है। मतलब ना बत्तियां इनको बचा पाई है, ना सड़कें इनको बचा पाई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया है। अभी लोग समझ गए कि मतलब अगर कोई रोड बना रहा है ये इसका जो है हक है कि वो बनाए, कोई बत्तियां लगा रहे ये इसका हक है, ये आवाम के पैसों से लगा रहे, अपने जेब से तो नहीं ला रहे। लेकिन हमने
उस बंदे को सपोर्ट करना है, वो हमारा लीडर है जो मुल्क और कौम का सोचेगा, और वो सिर्फ इमरान खान। तो ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्या राय रखते रहे। अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा मैं एवेल्युएशन में जाऊंगा, या मैं चंद ऐसे पॉइंटर्स जो आपने शायद हो सकता है इस सारी गुफ्तगू में ना सुने, मैं उनको मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले, आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वरना आमतौर पर हम लोग जब पॉलिटिशियंस वगैरह से मिलते हैं, और खासतौर पर वो पॉलिटिशियंस जो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर चले जाएं, तो उनमें से कईयों के दिमाग भी खराब हो जाते हैं। हकीकत है ये, मतलब वो हमने तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम जब इन लोगों से मिलते हैं तो हमने इनको अपोजिशन में भी देखा होता है, और जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनके रंग बदल जाते हैं। तो और ये सब तमाम जमातों के साथ है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 में जब इन लोगों की गवर्नमेंट आई, तो वो लोग जो उससे पहले कभी किसी ओहदे पे नहीं रहे थे, उनको हमने उससे पहले 2017, 16, 15, 14 उसके अंदर जब हमने देखा था, तो उस वक्त रवैये कुछ और होते थे। जब 2018 में वो गवर्नमेंट में आए तो उनके रवैये बिल्कुल तब्दील हो गए। उसके बाद 2024 के अंदर जब इंतखाबात हुए और नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, तो नून लीग के कई ऐसे लोग जो पहले बड़े डाउन टू अर्थ हुआ करते थे, तमीज के दायरे में रहते थे, उनके अंदर फूफा आ गई। वो आज भी है, दिमाग खराब हो गए हैं चंद लोगों के, तो हो जाते हैं, डजंट मैटर। तो एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो फाटा के इलाके से हो, और उसके बाद वो सीएम बन जाए, इट कुड बाउंड टू हैपन कि एक्चुअली उनके दिमाग के अंदर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। सबके साथ बड़े इज्जत एहतराम के साथ मिले। ही हैड अ वेरी स्माइलिंग फेस, और बड़े तमीज के साथ जो है कोई वो जिसे कहते हैं नक कुची करके गल नहीं कर रहे थे, बड़े वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरे साथ तो कम से कम उन्होंने बड़े अच्छे इज्जत के साथ जो है उन्होंने ट्रीट किया, और नॉट जस्ट देम, बल्कि इवन उनका जो बाकी जो स्टाफ भी वहां पे मौजूद था, मेरे साथ उन्होंने कम से कम बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। अब जब गुफ्तगू का आगाज हुआ तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लाहौर के हवाले से था, लाहौर के विजिट के हवाले से था। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे मुझे इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड अप कर रही है, विच इज गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि जी वो जो सिक्योरिटी है वो हमारे कारकुनों को मुझसे दूर भी रखती है। अब एक्चुअली ये भी मेरे ख्याल में एक मजबूरी होती है कि आपको नहीं पता, यू कैन आइडेंटिफाई कि पीटीआई का कोई वर्कर है या ये कोई दहशतगर्द है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो कत्ल की एक दास्तान है वो आपके सामने है कि वो एक जलसे से फारिग हुई थी, और लग यही रहा था कि तमाम के तमाम अफराद जो आसपास मौजूद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, लेकिन उन्हीं में से एक दहशतगर्द ने जो है वो टारगेट किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को। सो मेरे ख्याल में सीएम केपी के लिए अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई इंतजाम किए जाते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। मैं जरा टॉपिक टू टॉपिक इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा। दूसरा, मैंने उनसे पूछा, दीगर जर्नलिस्ट भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि जी आपकी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से कोई अभी तक कोई मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कहा मेरी आज तक मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात नहीं हुई है। हमने अलबत्ता आने से पहले इनकी गवर्नमेंट को खत जरूर लिखे थे कि जी हम इस तरह जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको पंजाब गवर्नमेंट को पहले से जो है वो इस बारे में पता था कि उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ घरों के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे वर्कर्स वगैरह थे या पार्टी के रहनुमा थे उनसे मुलाकात के लिए मैं गया हूँ, लेकिन एक मुलाकात एक्चुअली पिन पॉइंट किया गया, मेरे ख्याल में उमर दराज गोंदल साहब ने वहां पे इसको पिन पॉइंट किया कि जी चौधरी परवेज राही साहब से आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, आप आखिर वो भी तो पार्टी के अंदर हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वाकई, मतलब जैसे उनको खुद भी ये बात याद नहीं थी कि हाँ मेरी उनसे तो मुलाकात नहीं, मेरी उनसे मुलाकात होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने स्टाफ में से किसी को कहा कि जी आप उनके साथ भी मेरी मुलाकात जो है वो अरेंज करें। इवन दो मतलब जब आप बाकी रहनुमाओं से मिल रहे हैं तो चौधरी परवेज राही साहब सदर रहे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनके साथ तो मुलाकात होनी चाहिए। अब इस चीज ने जरा एम्बिग्यूटी में डाल दिया कि एक्चुअली क्या चौधरी परवेज राही साहब मजीद अब एक्टिव हैं भी पीटीआई के अंदर है या नहीं, क्योंकि नजर तो वो कहीं नहीं आते, एक्टिविटी के हवाले से तो कहीं नजर नहीं आते। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो जो एक पंजाब असेंबली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो क्वेश्चंस किए गए थे ड्रग के हवाले से, वो तो उन्होंने कहा देखें ये बिलो द बेल्ट किस्म के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद मीना खान अफरीदी ने जिस किस्म का कमेंट किया कि जी मैं फिर गराज में क्या हुआ था मैं बताऊं, और बच्चे की पैदाइश किस तरह हुई थी फिर मैं बताऊं, उसके ऊपर एक्चुअली उन्होंने कंडेम किया इस बात को। उन्होंने कहा कि नहीं ये कॉमेंट नहीं होना चाहिए था। वो अपनी ही पार्टी के एक रहनुमा के बारे में उन्होंने ये बात की कि ये कॉमेंट, इस तरह का कॉमेंट जो है वो नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जब मैं पंजाब असेंबली में एंटर हो रहा था तो वहां पर जिस किस्म का माहौल बना हुआ था, धक्कम पेल हो रही थी, बल्कि मुझे भी जो है वो एक दो धक्के लगे तो मैं फिर पीछे हट गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहां पे जो है कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो इसलिए वहां से हमारी वो जो एंट्री हुई पंजाब असेंबली के अंदर वही बड़ी फिल्मी अंदाज में हुई, तो टेम्पर्स वर वेरी हाई। उसके बाद चंद सहाफियों की जानिब से या सहाफी नुमा अफराद की जानिब से जो क्वेश्चन किए गए, तो जज्बात के ऊपर जो है वो जज्बातीपन के अंदर आके जो है वो इस किस्म का कॉमेंट कर दिया गया, नहीं करना चाहिए था, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से मैंने उनसे कहा कि आप नहीं समझते कि आपका कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, यू बीइंग अ सीएम एंड मरियम नवाज बीइंग अ सीएम? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं रखता, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो इन्वाइट करूंगा, मैं मरियम नवाज साहबा को, मुस्लिम लीग नून को मैं इन्वाइट करूंगा कि आप पेशावर में आए, पेशावर में आके जलसा करें, आपको गाड़ियां भी हम प्रोवाइड करके देंगे, आपको स्टेज भी हम प्रोवाइड करके देंगे, खाना भी हम प्रोवाइड करके देंगे, हम पूरी तरह आपको फैसिलिटेट करेंगे अगर आप पेशावर में आके जलसा करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर मुझे भी मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जलसा करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा
पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा दौरा काफी अच्छा रहा है, मोबिलाइज किया है हमने अपने वर्कर्स को। उसके बाद चंद सहाफियों की जानिब से उनसे ये भी क्वेश्चन किया गया, मेरे ख्याल में चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हाँ, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप जो कुछ कर रहे हैं इसका कोई फायदा क्या है, ये जो है वो इसका फाइनल क्या होगा, इसका डेड एंड क्या आएगा, किस तरह आएगा, इमरान खान को जो है वो जेल से किस तरह बाहर निकाला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या इस तरह होगा कि आप अपनी स्ट्रीट एजिटेशन वगैरह जो करें और उसके बाद एक ऐसा कोई मौका है कि आप जाएं और जाके जेल का दरवाजा खोले और इमरान खान को बाहर निकाल लें। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मौका जो है वो अभी नहीं आया और ये अभी ये मुमकिन नहीं होगा जो आप जेन में रखें। वो मेरे ख्याल में चंद लोगों की जानिब से उनको पंप अप करने की भी कोशिश की जा रही थी, बट ही एक्चुअली हेल्ड हिज नर्व्स। मेरे ख्याल में वो चाहते तो वो जज्बातीपन के अंदर कोई इसको कमेंट दे सकते थे, लेकिन मेरे अलावा और भी लोगों की जानिब से रिकॉर्डिंग जो है वहां पे चल रही थी। सो आई थिंक ही एक्चुअली चेक्ड हिज वर्ड्स क्वाइट वाइजली कि मैं कोई ऐसी वैसी कमिटमेंट ना कर दूं, ऐसी वैसी जो है मैं कोई बात ना कर दूं। इसके अलावा मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो फॉर्मूला एक पेश किया गया है मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से, क्या फवाद चौधरी साहब ने आपसे कोई रब्ता किया है? उन्होंने कहा जी मुझसे फवाद चौधरी साहब का अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ है और मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद सवाल उनसे किया गया कि अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि जनाब मेरा जो है वो हमारी नज़र में जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान के करीब नहीं हो सकता। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि अलीमा खान साहबा जो है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई रोल नहीं है। अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी पॉलिसी का ऐलान नहीं करती, पार्टी पॉलिसी का ऐलान जो है वो इमरान खान साहब करते हैं और उनके मुताबिक आखिरी पैगाम जो हमें आया है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से आया हुआ है या अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हवाले से आया हुआ है कि जनाब कोई भी मुज़ाकराती जो अमल है वो ये दोनों अफराद इसके जिम्मेदार हैं। सो हम तो उसी के मुताबिक चलेंगे। तो उन्होंने एक किस्म का अलीमा खान साहबा की बात को जो है वो डाउन प्ले किया कि नहीं मतलब ये मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस जो है मैं फॉलो कर रहा हूं। सो उन्होंने मुज़ाकरात के इस अमल को जो है वो एक्चुअली एक मौका दिया है। दूसरी बात ये कि उनसे सवाल किया गया कि क्या इसकी कोई टाइमलाइन है, मतलब चलें ठीक है आप स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे, आप मज़ामत करेंगे कब तक करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखें हमारा मेन मकसद जो है, एक्चुअली उन्होंने मरियम नवाज का कोट जो है वो यहाँ पे बोला, जो कि मेरे ख्याल में शायद उनको खुद भी शायद आइडिया नहीं होगा मे बी कि मरियम नवाज ने एक्चुअली ये बात कही थी कि जी जब वो उस वक्त मज़ामत किया करती थी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, उन्होंने एक्चुअली ये लाइन बोली, उन्होंने कहा जब मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो ये बेसिकली उनका फिलहाल जो है वो कोई प्रोग्राम है। किसी किस्म का कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि जनाब फलां डेट से हम लोग जो है वो कोई बड़ा एहतजाज करने लगे या लॉन्ग मार्च करने लगे, इस किस्म की जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी कोर कमांडर पेशावर के साथ आपकी एक मुलाकात हुई, उन्होंने खुद भी तस्दीक की, उन्होंने कहा अब तक मेरी एक ही मुलाकात हुई है, वो मेरे पास तशरीफ लेकर आए थे। तो मैंने कहा जी कोर कमांडर पेशावर अगर आपको अपने पास बुलाते हैं तो आप क्या उनके पास जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, जब भी उन्होंने मिलना हो वो मेरे पास तशरीफ लेकर आए। तो ये बड़ा कैटेगोरिकली जो है उन्होंने रेड लाइन इस मामले के ऊपर जो है वो ड्रॉ की। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि जी आर्मी चीफ के हवाले से कि गड्डापुर साहब इससे पहले जब सीएम केपी थे तो अक्सर औकात मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर जो है उनकी ऐसी मुलाकातें भी होती थी जिसमें उस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो उस मीटिंग में बैठे होते थे। तो बहुत से लोग उनके ऊपर ये तनकीद करते थे कि जब आप जाके मिलते हैं आसिम मुनीर साहब से तो आप मामला को रिजॉल्व क्यों नहीं करते या अपने जो कंप्लेंट्स हैं वो आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा जी आपकी अगर मुलाकात का मौका मिला आपको तो क्या आप भी ये करना चाहेंगे? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी देखें मैं अपने सूबे के मसाइल जो है उनके सामने जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैंने कहा जी सियासी मसाइल क्या वो भी डिस्कस करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे ख्याल में सूबे के मसाइल जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इस किस्म की चीजें या इस किस्म के जो डिस्कशंस है वो मैं इमरान खान साहब के लिए मेरी एक लिस्ट तैयार है, मैं उनसे करना चाहूंगा अगर उसका कोई मौका मिलता है तो। उसके बाद तीरा के हवाले से खास तौर पर बड़ी डिटेल डिस्कशन, बल्कि मेरा जो क्वेश्चन आंसर आपने देखा भी उनसे हुआ, वो जिस जगह पे मुझे लगा कि एक्चुअली उनके पास एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। कम से कम मैं मुतमईन नहीं हुआ, आप अगर हो गए हो तो और बात है, लेकिन मुझे लगा कि मैं मुतमईन नहीं हो सका। और वो ये था कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आपके जो एतराज़ आता है वो ये है कि जनाब एक तो मनशियात का काम होता है, स्मगलिंग का काम होता है, असलहा स्मगल किया जाता है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का काम जो है वो किया जाता है। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 100 साल का एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कबायली इलाकों के साथ कि जनाब ये टैक्स फ्री जोन्स होंगे और यहाँ पे जो है वो कोई कस्टम वगैरह का काम नहीं होगा। तो 1947 के अंदर ये बात हुई थी, तो 2047 तक का हमारे पास टाइम है, हम इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैंने भी एक दो जर्नलिस्ट ने और भी कहा कि जनाब अब तो वो कबायली इलाके जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, तो वही लॉज एंड रेगुलेशंस जो है उन जगहों के ऊपर भी अप्लाई होने चाहिए। तो उसका उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वो आप फाटा के अवाम को जो है उनका हक नहीं देंगे या आप उनको कमाई का कोई और जरिया नहीं देंगे तो तब तक ये इस फॉर्मूले को जो है वो आप एकदम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में दिस वाज अ वीक आंसर। मेरे ख्याल में नाउ ही वाज प्लेइंग फॉर द गैलरी कि उनके जारी
ظاہری بات ہے ان کی کنسٹیٹوئنسی ہے, فاٹا کے ایریاز جو ہے ان کا حلقہ وہاں پہ ہے, خاندان وہاں پہ ہے, وہ کوئی ایسا کامنٹ ان لوگوں کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کسٹم پیڈ گاڑیوں کا یا دیگر جو ٹیکس فری ایریاز یا آپ اسمگلنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس کے ذریعے جو سامان آتا ہے نا وہاں پہ بہت بڑا کاروبار ہے اس کا. تو میرے خیال میں وہ کسی بھی طبقے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ آ کے سی ایم کے پی جو ہے مجھے لگا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس اس کا جواب نہیں تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے. دوسرا, ڈرگس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں پوری طرح ڈرگس کے حوالے سے جو بھی وہ کاروائی کرنا چاہیں, اسٹیبلشمنٹ فوج کوئی کاروائی کرنا چاہیں, ہم پوری طرح تیار ہیں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایکچولی وہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی کاشت جو ہے وہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے تھے. زعفران کی کاشت جو ہے ہم وہاں پہ کرنا چاہتے تھے. تیرا کی جو ویلی ہے وہ زعفران کی کاشت کے لیے بہت اچھی جگہ ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ الزامات یہ لگا دیے جاتے ہیں کہ جناب یہاں پہ منشیات کا کام ہوتا ہے. تو ہم تو خود منشیات کے خلاف ہیں, ہم تو بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے اگر کوئی منشیات کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ جی میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی حماد اظہر صاحب انڈر گراؤنڈ ہے, عالیہ حمزہ صاحب انڈر گراؤنڈ ہیں, دیگر رہنما کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں, تو کس طرح پنجاب کے معاملات کو ہینڈل کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کر رہی ہیں نا. میں نے کہا جی وہ لیکن فزیکلی تو یہاں پہ نہیں ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ فون کے اوپر, بات چیت کے اوپر یا میسیجز کے تھرو ہی کر رہی ہے نا. تو اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس اور بھی لیڈرشپ ہے یہاں پہ پنجاب کو ہینڈل کرنے کے. یہ بھی میرے خیال میں ایک ویک جواب تھا, ان کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تھا. دوسرا ایک بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ایکچولی جو ڈسکس ہوا, کیونکہ وہ فارم 47 کا بار بار ذکر کر رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف اپنی میڈیا ٹاکس کے اندر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے, تو میں نے ان کے ساتھ ایک چیز شیئر کی. میں نے ان سے کہا کہ جی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان صاحب, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پوری پنجاب اسمبلی میں جتنی ٹوٹل پٹیشنز ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ, اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کی صرف 15 پٹیشنز ہیں پنجاب اسمبلی کی. تو اگر آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہے اور ہماری سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں, تو پھر آپ کو تو چاہیے کہ آپ جا کے اس کو پٹیشن تو فائل کریں, اس کو چیلنج تو کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ صرف 15 پٹیشن جو ہیں وہ فائل ہوئی ہوئی ہیں اور ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل میرے خیال میں ایسا ہے. دوسرا, دوبارہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت کے اوپر جو ہے میں یقین رکھنے والا شخص ہوں, اور اگر ایک چیف ایگزیکٹو اگر میں ہوں تو مریم نواز بھی ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, اور ہمارا ڈیفینیٹلی ایک ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. البتہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے وہ جو ایک پوسٹر شیئر کیا گیا, ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا, جس میں ان کی تصویر اور مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگائی گئی تھی اور لکھا گیا تھا نو ڈرگ مافیا ان لاہور. تو اس کے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح جو ہے مجھے ٹریٹ کیا جائے گا, لیکن میں اس کے اوپر جو ہے میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. تو یہ لبے لباب تھا اس ساری انٹریکشن کا جو سی ایم کے پی کے ساتھ ہوئی ہے. میرے خیال میں ہی از کوائٹ کلیئر اباؤٹ واٹ ہی از سیئنگ. کچھ گرے ایریاز ہیں جہاں پہ میرے خیال میں وہ اپنے پولیٹیکل گیلری کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا کھل کے یا جواب دے نہیں پائے, یا انہوں نے اس کوشچن کو کم از کم ڈک کیا ہے. لیکن آن دا ہول میرے خیال میں کم از کم میں یہ کہوں کہ اس پوری انٹریکشن میں 70-80% سوالوں کے جو ہے انہوں نے بڑے کلیئر کٹ جواب دیے ہیں کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.